कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे हैं। एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी जिंदगी हरास कर दिया। दूसरी तरफ आप जो 4 लाख टीचर है उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कह दिया तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्जाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूं, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा। नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। आज जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है एसटीईटी के अभ्यर्थी पर। आपको बता दें कि एसटीईटी के अभ्यर्थियों पर उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल नीति को बिहार में लागू किया जाए, नहीं तो वो तमाम जिलों में जा जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी ये भी बता दे कि जो उन्होंने वादे किए थे 2 करोड़ रोजगार की, क्या उन्होंने दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव, सुने। सबसे पहला मुद्दा है कि सरकार हमारी है और सरकार ब्रॉड सेंस में सोचती है, देश के हित में सोचती है। देश और दुनिया एक ही परिवार में सिमटा हुआ है, लेकिन यह बात सरकार को सोचनी चाहिए कि जिस तरह विशेष राज्य और विशेष पैकेज की बात करते हैं या स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, उस तरह देश में बिहार के जो 14.5 करोड़ लोग हैं वह दुनिया में सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, सबसे ज़्यादा अशिक्षित है, सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो सबसे नीचे स्थान है। क्योंकि भारत सरकार जब से बिहार का बंटवारा हुआ तब से बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार लगातार होता रहा। एक तो बंटवारा ही गलत था और हम बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, हमारी पूरी ताकत खत्म कर दी। हमारे पास अपना संसाधन जो है तनख्वाह के अलावे और कुछ डेवलपमेंट के अलावे हमारे पास ना तो किसी नए फैक्ट्री को लगाने की ताकत है, ना तो हम बंद पड़े फैक्ट्री का पुनरुद्धार कर सकते हैं, ना ही हम लघु और कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। जो हालात है वो बिहार के आर्थिक शैक्षणिक रूप से अच्छे नहीं हैं। बाढ़ से हम परेशान हैं, बाढ़ हमारी आर्थिक कमर को तोड़ चुकी है। मगध में सुखाड़ की स्थिति से हमारी कमर तोड़ चुकी है। पहले ही बिहार की जनता पर इतने टैक्सेस हैं जिसका हमारे पर पैसा भी भारत सरकार नहीं देती है। जीएसटी का पैसा लंबे दिनों तक रोक के रखी है। हमारे पास अच्छे एयरपोर्ट होने के बावजूद, भागलपुर में एयरपोर्ट है, औकात है तो अमित शाह जी और बीजेपी के नेता खोल के दिखा दे। रक्सौल में मेरे पास ज़मीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। बीरपुर में हमारे पास ज़मीन है, औकात है तो खोल के दिखा दे। हमारे पास सेंट्रल स्कूल के लिए सरकार ने, जहाँ निम्न बहुत छोटे लेवल पर मेरे यहाँ सेंट्रल स्कूल है, हमारे यहाँ कई परियोजना है रेलवे की जो बंद है। तो
आर्थिक कारणों से कई सारी चीज़ें हमारे यहाँ हालात अच्छे नहीं हैं। और उस वक्त जब हम सीटीएट और बीटीएट को हम लोगों ने जब ये पॉलिसी तय कर लिया कि सीटीएट और बीटीएट के आधार पर हाईकोर्ट में भी हमने दे दी और नियुक्ति पत्र बांटने की बारी आई, ऐसी कौन सी नौबत आई कि जब नियुक्ति पत्र 10 दिन 20 दिन के बाद बांटनी थी, कौन सा ऐसा सरकमस्टांसेस आया और कौन इसके पीछे हैं। एक बार तो पहले आप सीटीएट और बीटीएट के तहत ये पदाधिकारी लोग पैसा वसूल चुके हैं, लगभग लोगों से पैसा वसूल करके इनकी ज़िंदगी हरास कर दिया। दूसरे तरफ आप जो 4 लाख टीचर हैं उनके सम्मान के साथ भी आपने समझौता नहीं किया और उनको भी आपने रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए कह दिया, तब आप वेतनमान होइएगा। और 20 साल पढ़ाई छूट जाने के बाद आप किसी का एग्ज़ाम लीजिए और क्वेश्चन अपने तरीके से और सेंटर अपने तरीके से करिएगा और रिटर्न बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत लीजिएगा, तो फिर से हमको सेंटर के लिए भी और माफिया के लिए भी पैसा व्यवस्था करना पड़ेगा। और बिहार में जो प्रतिभावान लड़के हैं वो छूट जाएगा और पैसा वाला उसमें भर्ती हो जाएगा। तो क्या बिहार में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, गरीब लड़के हैं, मेधावी लड़के हैं, क्या वो टीचर नहीं बने? मैं बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के पक्ष में हूँ, लेकिन बीटीएट और सीटीएट के इस समय जब आप नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वो वक्त एग्जामिनेशन का नहीं था। या तो आप 2 साल पहले यह निर्णय लेते या इस नियुक्ति पत्र के बाद आप निर्णय लेते कि अब कोई भी बहाली बीपीएससी के रिटर्न एग्जामिनेशन के बगैर नहीं होगा। तो निश्चित रूप से यह आने वाले प्रतिभावान लड़के को एक रेस्पेक्ट मिलता है, लेकिन बिहार में तो उसको मिलना नहीं है इस देश में, क्योंकि पैसे का खेल है। क्वेश्चन पहले आउट हो जाता है, सेंटर बिक जाता है और क्वेश्चनर करने वाला पदाधिकारी और एजुकेशन माफिया होते हैं। ये दोनों तय करता है कि क्वेश्चन हमें क्या देना और इस क्वेश्चन को पहले से हमें किस सेंटर को, किस कोचिंग को बता देना है। तो कोचिंग अपने तरीके से एग्जामिनेशन को कंडक्ट करता है और पदाधिकारी, और ये दोनों की मिलीभगत होती है। दोनों इसमें पैसे का गंदा खेल खेलते हैं। मेरा इसमें सबसे बड़ा इस बात को लेकर के आग्रह है नीतीश जी से और इस सरकार से। नीतीश जी, आपकी जो सोच है उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमेशा से बिहारियों को गाली, लात मुक्का, कभी मणिपुर में, कभी नॉर्थ में, कभी साउथ में, कभी कहीं पर, और हम बाहर जाते हैं तो मजदूरी के लायक भी नहीं रहते हैं। हम बाहर जाते हैं तो हमको एग्जामिनेशन में भी पीटा जाता है। हमारे लिए किसी भी स्टेट में 10-15% से ज़्यादा सीट नहीं है। हमारे लिए लगभग ऐसा स्टेट है जहाँ पूरा डोमिसाइल, वहाँ पर दूसरा कोई नहीं जा सकता है। हम सौहार्द में, जाति धर्म मजहब में ऊपर उठ के राजनीति करें, हम संविधान के आधार पर ऊपर उठ के राजनीति करें, हम नफरत के आधार पर ख़त्म करके मोहब्बत की राजनीति करें। लेकिन जब हमारा घर खाली है, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद है और देश में सबसे ज़्यादा युवा, यदि उम्र सबसे ज़्यादा युवा की उम्र कहीं है तो वो बिहार है। आप संख्या उठा के देख लीजिए। एजुकेशन के हालात भी वही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो पहले ही जो सीटीएट बीटीएट में रिटर्न एग्जामिनेशन की बात आई, यह प्रक्रिया ही गलत थी। बीच में कोई भी कैबिनेट डिसीजन या कानून बनाना या कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है कि आपको इतने दिनों के बाद क्या जरूरत पड़ी। क्या इसमें घालमेल है? क्या इसमें माफियाओं के साथ भागीदारी और साझेदारी है पदाधिकारियों की, जो हमारी सरकार को भेज रखी हुई है? एक तो पहले ही हमने गलत कर दिया है और मैं बार बार इसको कह रहा हूं कि अभी सीटीएट बीटीएट भी एग्जामिनेशन से हुआ है और उसको आप पॉलिसी में हाईकोर्ट को दिए हैं। तो अभी
ना तो उनके एग्जामिनेशन लेने की कोई नीड्स थी जिसको आप 10-20 सालों से खटा रहे हैं, और नहीं नए 4 सालों के बाद आप लगातार जिसको आप सीटीएट बीटीएट में ला करके आज देंगे आज देंगे आज देंगे, अब नई पॉलिसी ले आए। तो ये तंग करने के अलावा दूसरा क्या रास्ता है? और लगभग लोगों की उम्र खत्म हो जाएगी, फिर वो कहाँ जाएंगे? एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। स्टूडेंट के साथ हैं, अभ्यर्थियों के साथ हैं। वही मैं आपको बता रहा हूं ना, मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के भावनाओं के साथ हूं। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता के अधिकार के साथ हूं। मैं बिहार के सारे 14 करोड़ जनता की आवाज के साथ हूं। मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक चीजों को लेकर के नहीं, मेरा बिल्कुल कहना है। अब आप दूसरी बात जो कैबिनेट डिसीजन भी उसमें ये कहा गया कि बिहार में साइंस और मैथ का टीचर प्रतिभावान नहीं होने के चलते हमने, अब तो उसमें भी हमको बेइज्जत कर दिया। बिहार की प्रतिभा का लोहा दुनिया मानती है। हाँ? नहीं, आर्यभट्ट नहीं, नालंदा, विक्रमशिला, अभी आईटी और आईएम, भले ही हम गरीब हैं, भले ही सब कुछ है संख्या, लेकिन जब टॉप की बात करेंगे देखेंगे तो अभी भी कम ही संख्या में हम नंबर 1 होते हैं। तो इसीलिए यह कहना कि साइंस और मैथ में के कारण ऐसा निर्णय लिया गया है, तो ये तो भाई मेरे ख्याल से ये स्वीकार नहीं है। तीसरी चीज, मैं इस पक्ष में हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में 90% नौकरी, हर नौकरी में हमें बिहार का अधिकार चाहिए, बिहार के बच्चे चाहिए, बिहार के खून चाहिए। इसमें कोई समझौता हम और हमारी पार्टी नहीं करेगी। हम बाहरी को दिया जा सकता है। आप 10% बिहार बाहरी को 5% दे दीजिए, बाहरी नहीं कहेंगे, वो भी हिंदुस्तान के लोग हैं। बिहार से बाहर हम अन्य लोगों के तरह हमारा नेचर नहीं है, लेकिन 90% पर कोई कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में, और मैं हर परिस्थिति में मैं विद्यार्थी की बात नहीं करूंगा। विद्यार्थी जी एक एग्रेशन में जाना उनके लिए सही नहीं है किसी भी कीमत पर, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं। और बीजेपी के बारे में तो मेरी ये ओपिनियन है, 17 साल ये सरकार में रही और इन्हीं के हाथ में सारे विभाग थे, और वो नौकरी का 10 साल पूछेंगे तो 10 साल नौकरी से बेहतर है 1 साल भी अभी इस सरकार को नहीं हुई। बीजेपी 9 साल के नरेंद्र मोदी जी के 2 करोड़ सालाना नौकरी का पहले हिसाब दे दे। $85,000 लाख हजार करोड़ रुपया आरबीआई के जो छपे वो आरबीआई बैंक में नहीं गए, उसका जवाब दे दे। किसानों के आंदोलन को वापस लेने के बाद निर्णय नहीं लिया, उसका जवाब दे दे। महंगाई के साथ गैस सिलेंडर से लेके उसका जवाब दे दे। और मणिपुर में जो 100 लोग मारे गए हैं और बीजेपी ने जिस तरीके से किया उसका जवाब दे दे। और सबसे बड़ी बात, पहले तो मैं एक बात पर बहुत क्लियर हूं कि 5 तारीख को हम लोग पूरे बिहार में डोमिसाइल मुद्दा पर पुनर्विचार किया जाए, सरकार हम बिहार की बात सुने, इसके लिए हम हर जिले में धरना देंगे। क्या डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करेंगे जी? डोमिसाइल नीति बिल्कुल, उसमें कोई बहस नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे हैं 10% बाहरी को भी। सर, मैंने कहा यदि हमको मौसी और माँ और वसुधैव कुटुंबकम और बिहार का हृदय बढ़ा रहा है, तो हमें 10% चीजों में रास्ता खोल के ही हमको रखना पड़ेगा। तो नहीं है मैं नहीं डोमिसाइल का, लेकिन यदि
बिहार के परिप्रेक्ष्य जो ब्रॉड रहे हैं उसमें यदि 10% लोगों की गुंजाइश किसी अन्य विभाग में हो तो आप लाइए, लेकिन शिक्षक के विभाग में पूर्ण डोमिसाइल चाहिए। हम शिक्षक की बात कर रहे हैं। आप एक मिनट, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। सिविल कोड में तो इन्हीं के मणिपुर के मुख्यमंत्री विरोध कर दिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट विरोध कर दिया, पूरा आदिवासी विरोध कर दिया, पूरा साउथ विरोध कर दिया। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदू मुसलमान से जोड़ना चाहते हैं। इसमें ना तो मुसलमान का मामला है ना तो आदिवासी का मामला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये हमारे जो लोग अपने समाज, अपना क्षेत्र में एक जीने के लिए सामाजिक आधार पर एक व्यवस्था लाया, वो ना तो संविधान में मेरा दखल देता है, ना कानून में, ना भारत के किसी लॉ में। हम पप्पू यादव को जीने का तरीका, यदि कोई जाति, कोई राजपूत, कोई ब्राह्मण, कोई भूमिहार, कोई जादव, कोई भी, हम पप्पू यादव कहना है कि हम नहीं मानेंगे कुछ अंधविश्वास को, आडंबर को। कुछ लोग मानते हैं तो क्या हम उससे लाठी ले जाकर के? कुछ लोग किसी चीजों को अपने तरीके से, श्राद्ध में पप्पू यादव नहीं मानता है, अब कुछ लोग 4 तरह के श्राद्ध मानते हैं। सबसे बड़ा श्राद्ध गाय दान को समझता है और हम श्राद्ध नहीं मानते हैं। तो क्या आप हमको जबरदस्ती श्राद्ध कराइएगा? पप्पू यादव चाहते हैं कि एक देश एक कानून नहीं होना चाहिए। सर, इसमें एक देश एक कानून की बात ही नहीं है, ये कानून के आधार पर है ही नहीं। ये बीजेपी का प्रोपगंडा, जब कुछ नहीं बचा 2024 में इनके लिए, जब राहुल गांधी जी ने अपने जीवन को दांव पर खेल करके मणिपुर जाते हैं और नरेंद्र मोदी जी से बड़े चेहरे के रूप में सर्वे आ जाता है, और इनकी चिंता डोमिसाइल नहीं है, इनकी चिंता है विपक्ष की एकता, विपक्ष की ताकत। इसीलिए जो मुद्दा डोमिसाइल इसका सिविल कोड का है, यह किसी भी कौम और धर्म से जुड़ा नहीं है। यह मुद्दा है सामाजिक आधार पर। वो नॉर्थ ईस्ट भी है, साउथ भी है, आदिवासी भी है, मुसलमान भी है। सभी समाज के लोग अपने सामाजिक जीवन के आधार को बनाया था कि हमको एक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ कैसे जीना है। इसमें कानून और संविधान कहीं भी प्रभावित नहीं होता है, कोई धर्म और जाति समाज प्रभावित नहीं होता है। ये बीजेपी का मत जो सबसे ज्यादा, कभी हिंदू मुसलमान, कभी कोई, कभी ये कौन पिक्चर आदि पुरुष, कभी सावरकर, जब कोई मुद्दा इनके पास विकास का और चुनाव में जाने का नहीं होता है। आप देखिएगा ना, अभी यही मुद्दा है। अभी आप देखिएगा पुलवामा और गोधरा के तरह और कई मुद्दे ये लाए हैं। आम आदमी को समर्थन की बात कर रही है जी, आम आदमी के लिए समर्थन की बात। सर, आम आदमी का ना कुछ जो बात है वह हमेशा बड़ों के बाप कनियों के बाप नहीं चलेगा। आप सपोर्ट हर आदमी को अपने तरीके से जीने का है। मैं ऐसा मानता हूं किसी भी कानून को धार्मिक आधार पर, और चुनाव के लिए 9 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सुनिए, 9 सालों से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं और 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी रहे। तब इन दोनों आदमी के पेट में सिविल कोड क्यों याद नहीं रहा? आज जब सारे मुद्दे इनके हाथ से चले गए और ये कोलैप्स करने की स्थिति में है, तब ये इस मुद्दों को गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन करके, जबकि ये कोई मुस्लिम से आधारित नहीं है, सबसे बड़ा मुख्यमंत्री इसका विरोध किया है। अलग हो पहले मणिपुर में, अलग हो पहले, है हिम्मत तो समर्थन वापस ले। और बीजेपी के अध्यक्ष ने राहुल गांधी की बड़ाई कर दी, निकाले पहले उसको। है औकात, है हिम्मत। तो इसीलिए ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है और भारत के संविधान और कानून से कोई लेना देना नहीं है। चुनाव से रिलेटेड कौन लेने देने में दिक्कत कर रहा है? इंटरनेशनल मामला है। आप 9 सालों से कर क्या रहे हैं? गीता की आप तो हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, आप तिब्बत की बात क्यों नहीं करते हैं?
आप औकात है तिब्बत की बात करने में? औकात है? क्या कहते हैं? चाइना डोकलाम को पसंद कर रहा है, चाइना डोकलाम। सर मैं कह रहा हूं चाइना के बारे में औकात है इनको बोलने की? ये क्रिश्चियन के खिलाफ बोलेंगे? ये यूरोप के खिलाफ बोलेंगे? मिस्र में मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे, यहाँ गाली देंगे? भूटान में जाए नहीं, तिब्बत को लेना औकात है तो? हमेशा ये हिंदू मुसलमान मियाँ पाकिस्तान, मियाँ पाकिस्तान, मियाँ पाकिस्तान, मस्जिद पाकिस्तान, जिन्ना पाकिस्तान, हमेशा हिंदू मियाँ, हमेशा चुनो। इनको औकात ही नहीं है चाइना के बारे में बात करने की। गायब जो आदमी मणिपुर, इनको जोगी को बहुत शौक है फ्रांस आने का। एक चोर ने ट्वीट कर दिया और उसका कोई आधार नहीं है, उसको मोदी के जोगी के ऑफिस से ट्वीट कर दिया गया। अरे जोगी जी 6000 किलोमीटर मत जाइए, 2000 किलोमीटर मणिपुर है, इस्तीफा देकर के हिंसा ठीक कर लीजिए औकात है तो। अरे प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर लीजिए औकात है तो। इसलिए छोड़िए। अभी मुझको 2 मुद्दे थे, एक डोमिसाइल मुद्दा था और मेरा एक कंप्लीट रूप से शिक्षक में मैं कंप्लीट रूप से मैं डोमिसाइल चाहता हूं हर कीमत से। कोई मतलब है भाई? कौन कब मिल रहा है? क्या मुख्यमंत्री जी को ये राइट नहीं है मिलने का? आप लोग जो अपने मन से गुटुर 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 बैठले सबको लड़ाना चाहते हैं, मेरा आग्रह है आप इस बात को समझ लीजिए। लोग कह रहे हैं कि फिर से जा रहे हैं। सर एक बात बोलूं, क्या होगा मगर मैं एक बात को बोल लूं, पूरा कर्नाटक चला गया बीजेपी कांग्रेस में, अब पूरा मध्य प्रदेश चला गया कांग्रेस में, अब पूरा तेलंगाना चला गया कांग्रेस में, तो आप उस पर तो पूछ नहीं रहे। लालू यादव जी से मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। भैया मैं प्रवक्ता नहीं हूं और स्वतंत्र है सब लोग, सभी कहीं जाने के लिए। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, विचारों की राजनीति नहीं हुई रह गई है। मुझे लगता है कि मैं इतना जानता हूं नीतीश कुमार जी के बारे में, जो अब उम्र है और जिस पड़ाव पर जिस विचार पर अब वो खड़े हैं, यहाँ से कभी भी नीतीश कुमार जी के पास अंतिम समय जो 2-4 साल की उनकी राजनीति की है, वापस होने की पप्पू यादव जितना राजनीति और व्यक्ति को समझता है कोई रास्ता भी नहीं है। और जो उनकी विचार रहे हैं उसमें मैं अंतिम नहीं कहूँगा कि क्या होगा, लेकिन मैं 95% कह सकता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में इस वक्त में नीतीश कुमार जी का बीजेपी गठबंधन की तरफ जाना शायद उनका स्वाभाविक नेचर नहीं है। इधर जाके कुछ क्लियर हुआ है क्या? सर हम तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखी है, वहीं उन्होंने यूसीसी पे भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो इस तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।